हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा जो भी कुछ इसका बेसिक है और जो इसके इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। ठीक है, इसके बाहर तो कुछ नहीं आने वाला जो बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर है क्या, इसका मतलब क्या है। हेलो एल्केन हेलो एरीन का मीनिंग है कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन। हेलो मतलब हेलोजन। हेलोजन, व्हाट इज हेलोजन? हेलोजन मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, ऐसा एलिमेंट्स जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिनके साथ मिलकर सॉल्ट बनता है। कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये क्या हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनसे बने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एरीन क्या होता है? एरीन होता है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन, और एल्केन क्या होता है? कार्बन की चेन। ठीक है, इनसे अगर हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो वो हेलो एल्केन है, और उससे है तो हेलो एरीन है। वेरी इजी पीजी टॉपिक है ये। ठीक है, इसकी नेमिंग नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर अगर आपको आसानी से करना है तो आसान तरीका मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट ऑन द मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं। ये क्वेश्चन काफी फेमस है। इनको करने का आसान तरीका क्या है? इनको करने का सबसे आसान तरीका है हाइड्रोजन को रिमूव करो, बिल्कुल रिमूव कर दो, मत गिनो। हाइड्रोजन बस बैलेंसिंग के काम में आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को बिल्कुल रिमूव कर दो। अब देखो कार्बन कितने हैं। हाइड्रोजन को बिल्कुल रिमूव कर दिया, देखो कार्बन कितने हैं। ध्यान से देखो, ये जितने भी जोड़ होते हैं सब कार्बन होते हैं। जोड़ जोड़ पॉइंट, जैसे ये है, ये जोड़ था, ये कार्बन है। ठीक है, तो अब देख लो 1 2 3 4 5 6 सारे कार्बन देख लो कितने कार्बन है टोटल। 1 2 3 4 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग वहां से करोगे जहां से आपका, जैसे मान लो एक बार नंबरिंग करके देखते हैं। नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 3 4 5, या उधर से करके देखो 1 2 3 4 5। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, डबल बॉन्ड और हेलोजन में प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉन्ड को देते हैं। किसे देते हैं? डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेफरेंस रखता है हेलोजन फैमिली से। ठीक है, हेलोजन फैमिली से ज्यादा प्रेफरेंस रखता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। हम वहां से गिनेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास आएगा। उधर से गिनोगे तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, इधर से जाओगे तो डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है, तो उधर से गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 है तो पैंट। देखो सबसे पहले तो हम कार्बन चेन देखते हैं लंबी, उसके बाद हम उसके अंदर डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड देखते हैं, कोई है तो नहीं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, वो भी सेकंड पोजीशन पे, 2 ईन। अगर सारे सिंगल होते तो एन लगता, सिंपल। ठीक है, ईन। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, ये ग्रुप आ गया फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलेंगे? ब्रोमो। अगर क्लोरीन होता तो क्लोरो, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, आयोडीन होता तो आयोडो। ठीक है, इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, 4 ब्रोमो पेंट 2 ईन। सबसे पहला स्टेप यही है, हाइड्रोजन मत गिनो। जब भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाने को आए, सपोज एक भारी से स्ट्रक्चर ले लो जो आपके समझ से परे है, इस तरीके से ले लो, तो सबसे आसान तरीका होता है कार्बन देखो, कार्बन बनाते चले जाओ, एक के बाद एक कार्बन बनाते चले जाओ, कुछ मत देखो, कार्बन बना दो कार्बन। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी नंबरिंग कर दो, नेमिंग कर दो, बात खत्म। ठीक है, नंबरिंग करोगे तो उसके बाद लॉन्ग चेन आएगी 1 2 3 4 5 6 7। 7 में कितना हो गया? हैप्ट। फिर देख लो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो नहीं है, फिर उसके बाद हैप्ट हो गया, हैप्ट का सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन हो गया। फिर उसका देख लो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, बात खत्म। ठीक है, बहुत ईजी होती है IUPAC अगर तरीके से करो तो। ठीक है, लिटिल बिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हेलोजन के मुकाबले डबल बॉन्ड को पहली प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, इसके बाद करते हैं रिएक्शंस की। हमने IUPAC देखी, इसके बाद करते हैं प्रिपरेशन की।
प्रिपरेशन देखेंगे हम इस चैप्टर में, फिर देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो प्रिपरेशन में हम हमेशा पढ़ते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करा जाए, इसको बनाया कैसे जाए, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, इनका सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस कैसी करते हैं, इन पे अटैक कैसा होता है, ये अटैक कैसा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन सबसे पहले एनसीईआरटी में दे रखी फ्रॉम एल्कोहल। अल्कोहल से प्रिपेयर करने के कई सारे मेथड हैं। ठीक है, कई सारे मेथड हैं अल्कोहल से प्रिपेयर करने के, कई सारे मेथड है। अल्कोहल बोलो तो जिसके पास OH ग्रुप होता है, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल बोलो तो कार्बन की चेन, कोई सी भी चेन, और उससे जुड़ा हुआ OH ग्रुप, पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्कोहल। ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे जब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको प्रिपेयर करना है एल्काइल हैलाइड। क्या प्रिपेयर करना है, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, कुछ भी। आपको हेलोजन चाहिए, अल्कोहल की जगह क्या चाहिए, हेलोजन। कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, वेरी इजी। आपको मान लो क्लोरीन चाहिए या ब्रोमीन चाहिए। देखो एक बात मैं बता दूं, आपको ज्यादातर रिएक्शंस जो मिलेंगी यहाँ पे आपको काय की मिलेंगी, ब्रोमीन और क्लोरीन की मिलेंगी, फ्लोरीन आयोडीन की नहीं मिलेगी। फ्लोरीन आयोडीन की रिएक्शन सिर्फ इसको प्रिपेयर करने के फ्लोरो और आयोडो कंपाउंड्स बोलो तो फ्लोराइड और आयोडाइड कंपाउंड्स आपको जो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन में मिलेंगे, वो है हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। मतलब आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है इन दोनों को प्रिपेयर करने का, वो है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये इकलौते हैं इस चैप्टर में, इकलौते तरीके हैं इनकी सिर्फ एक ही रिएक्शन इनको प्रिपेयर करने की। वो कौन कौन सी है, पहली है फिंकलस्टीन और दूसरी है स्वार्ट्स। दोनों में होता कुछ नहीं है, बस जो एक्सचेंज होता है, मतलब हेलोजन का एक्सचेंज होता है। फिंकलस्टीन में भी आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ हेलोजन का एक्सचेंज होता है। सपोज करो आपने कोई हेलोजन कंपाउंड ले लिया, RBr ले लिया, RCl ले लिया, उसके साथ अटैक करवा दो NaI का, तो होगा क्या, ये दोनों आयोडीन और ब्रोमीन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, RI बन जाएगा और Na और Br निकल जाएंगे। इसकी जगह Cl होता तो NaCl निकल जाता, वेरी इजी। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ये फिंकलस्टीन ने दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये दिया था। इसके बाद करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन सिंपल है, इसमें भी यही है, बस यहाँ पे कंपाउंड चेंज हो गया, AgF यूज़ कर लिया। क्या यूज़ कर लिया, AgF, या आप मर्क्यूरी वाला यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर लिया मैंने। तो होगा क्या, सिंपल फ्लोरीन और ये अपनी पोजिशन एक्सचेंज कर लेंगे, RF और AgBr निकल जाएगा, निकल जाएगा AgBr। तो यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज हो गया, क्या हो गया, दो हेलोजन्स ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया, यही है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। पहली है फिंकलस्टीन, दूसरी है स्वार्ट्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, आप इनकी सिर्फ यही प्रिपरेशन है, आपको ज़्यादातर जगह प्रिपरेशन काय की मिलेगी, ब्रोमीन और क्लोरीन की, क्योंकि ये दोनों सिर्फ इसी मेथड से प्रिपेयर होते हैं और कोई मेथड इनमें यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसका साइज काफ़ी हायर होता है। उसका साइज छोटा होने की वजह से वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयोडीन का साइज ज़्यादा होने की वजह से वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से रिएक्शन होती नहीं है, कुछ से कुछ चल पड़ती है। ठीक है, वो बनने के बाद, जैसे बन गया, बनने के बाद वो कुछ और करता है, मतलब वो आगे भी रिएक्ट करता है, क्योंकि वो हाईली रिड्यूसिंग होता है और ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है, स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बनते, इसलिए हम सिर्फ दो ही प्रिपरेशन पढ़ेंगे, क्लोरीन कंपाउंड्स की या ब्रोमीन कंपाउंड्स की। ठीक है, पहले बात करते हैं हम सिंपल ROH से हम RCl बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनाओगे, कई सारे तरीके हैं, कई सारे रिएजेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला रिएजेंट है PCl3। PCl3 क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, 3 क्लोरीन आपको दिख रहे हैं इसमें, बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। हमें अभी उस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। PCl3 का इस्तेमाल आप डायरेक्टली कर सकते हो, वैसे तो इसको इन सिटू बनाया जाता है, इन सिटू मतलब लैब के अंदर बैठ के बनाया जाता है, हाथों हाथ फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है, जिससे कि आपको PCl3 मिल जाता है। ठीक है, रेड हॉट फॉस्फोरस को यहाँ पे रिएक्ट करा जाता है
और बन जाता है PCl3 इन situ इनसाइड द लैब, हाथों हाथ ड्यूरिंग द रिएक्शन ये बन जाता है। ठीक है, एक ही रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन है यहाँ पे PCl5 की। PCl5 में क्या होता है, RCl और बाकी के बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों जगह बाय प्रोडक्ट बनेंगे। तीसरी रिएक्शन है SOCl2 जिसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, सिंपल आपका मेन प्रोडक्ट बनता है, सॉरी बाय प्रोडक्ट बनता है, SO2 और HCl बनते हैं। बस यहाँ पे फायदा ये रहता है ये दोनों गैस बनते हैं, जो बाय प्रोडक्ट बने वो दोनों गैसियस थे, HCl भी गैसियस था और SO2 भी गैसियस था, जिसकी वजह से वो तो उड़ गए और आपको आपका जो प्रोडक्ट था RCl वो आपको मिल गया, वो भी प्योर प्रोडक्ट मिलने की वजह से इसकी जो यील्ड थी वो हो गई 100%, नियर टू 100% इसकी यील्ड है। यील्ड सबसे बेस्ट है इसकी, किसकी, SOCl2 सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रिएक्शन में। SO2 को बोलते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप पढ़ोगे, मैं इसे रफ कर रहा हूँ इसके बाद बताऊंगा। चौथा इसी के अंदर है, अल्कोहल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ल्यूकाज रिएजेंट। ल्यूकाज रिएजेंट किसे कहते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। वेरी इजी। एनहाइड्रस ZnCl2 का मतलब है, एनहाइड्रस मतलब है सूखा, मतलब पानी नहीं होना चाहिए इसमें। कंसनट्रेटेड में भी पानी की मात्रा कम होती है, वाटर बहुत कम होता है, तभी कंसनट्रेटेड बोलते हैं। जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है उसको डाइल्यूट बोलते हैं। एनहाइड्रस का मतलब है सूखा है, पानी नहीं है इसमें बिल्कुल भी, ठीक है, वाटर वेरी लेस, है ही नहीं पानी, ठीक है, तो पानी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं, यही है ल्यूकाज रिएजेंट। और इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं, मान लो आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया कोई, आपके क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि 1 डिग्री कौन सा होता है। मैं तीनों बना देता हूँ फिर बताता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री होता क्या है। वेरी इजी, इट इज वेरी इजी, इजी पीजी जिसको बोलते हैं ना, ऐसा ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तीनों अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 डिग्री कैसे क्या है। ये इसको 1 डिग्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। चाहे मैं इसके पीछे कितने भी जोड़ दूँ, डायरेक्टली तो एक ही कार्बन से अटैच है वो, तो ये 1 डिग्री है। यहाँ पे ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, इसके पीछे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली। अब मैं इसके चारों तरफ कितने भी जोड़ दूँ उससे मतलब नहीं है, डायरेक्टली कितनों से अटैच है उससे मतलब है। डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। सेकेंडरी अल्कोहल, फिर यहाँ बात करते हैं अल्कोहल, यहाँ पे उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री टर्शरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं, टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है। वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। इसका इस्तेमाल करा मैंने ल्यूकाज रिएजेंट में। ल्यूकाज रिएजेंट हमने इसमें डाला तो हुआ क्या, 1 डिग्री के केस में या तो रिएक्शन हुई ही नहीं, नो रिएक्शन, और हुई तो घंटों बाद हुई, आफ्टर आवर्स, बहुत घंटों वेट करने के बाद यहाँ पे रिएक्शन हुई, ठीक है। और अगर आपको जल्दी करानी है तो हीट दो, अदरवाइज नहीं होगी। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है हमारा, वो कैसा होता है, इसके अंदर जब OH ग्रुप हटता है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन। OH ग्रुप हटाओ, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन बना, क्योंकि ये सिर्फ 1 डिग्री है तो ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये इतना अच्छा स्टेबिलिटी इसकी नहीं होती है, ये अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जाती ही नहीं है, ये कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। कार्बोकेटायन वही स्टेबल होता है जिसके ऊपर डायरेक्टली कार्बन ज़्यादा होंगे। जैसे कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे उतना उस पॉजिटिव को सुकून मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा कार्बन चारों तरफ होते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है और वो कार्बोकेटायन प्रेफर करता है बनना, ठीक है। ये प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि स्टेबल नहीं है, लीस्ट स्टेबल है। इसकी बात करते हैं 2 डिग्री की, तो ऑफ कोर्स 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी। यहाँ पे आपका कंपाउंड बन जाएगा, क्लोरीन जुड़ गया, इस तरीके से हेलोजन कंपाउंड बन गया, OH हटा क्लोरीन जुड़ा,
ठीक है, ये बन गया 2 डिग्री कंपाउंड बन गया। यहाँ पे जो आपको पता लगेगा बनता है या नहीं बनता, रिएक्शन हुई या नहीं हुई, पता होता है एफरवेसेंस से। किससे पता लगता है? एफरवेसेंस, EFFERVESCENCE। एफरवेसेंस से आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन हुई या नहीं। एफरवेसेंस क्या होता है? वाइट क्लाउडीनेस आती है रिएक्शन में। आप कह सकते हो वाइट झाग कह सकते हो, या कह सकते हो वाइटिश सा हो जाता है, वो सॉल्यूशन वाइटिश हो जाता है। ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन हुई या नहीं। एफरवेसेंस होती है इसके अंदर, और कितनी देर में होती है? 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपको दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 3 डिग्री में। 3 डिग्री में तो तुरंत से पहले रिएक्शन हो जाएगी। इस तरीके से क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, विद इन सेकेंड्स एफरवेसेंस आ जाएगी। एफरवेसेंस जो आती है इंस्टेंटली आती है। कैसे आती है? इंस्टेंटली। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो अल्कोहल है वो टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। तो ये 3 रिएक्शन है जिससे आप पता लगा लेते हो कि आपका जो अल्कोहल आपने यूज करा है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। इसी को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट, इसके बारे में अभी आप पढ़ोगे। क्या यहाँ पे OH ग्रुप की जगह क्या लग गया? हेलोजन ग्रुप लग गया। एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है क्या नहीं है अभी फुर्सत से पढ़ेंगे, बस ये समझ लो ल्यूकास रिएजेंट में पता कैसे लगता है, एफरवेसेंस के बेसिस पे। 1 डिग्री से कोई एफरवेसेंस नहीं हुई, 2 डिग्री से 5 मिनट बाद हुई, और 3 डिग्री से इंस्टेंटली हो गई, हाथों हाथ हो गई। ठीक है, 1 डिग्री के केस में हीट देनी पड़ेगी तो जाकर रिएक्शन होगी कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक ल्यूकास टेस्ट है जो कि आपको अल्कोहल डिटेक्ट करने में मदद करेगा कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। अल्कोहल के डिटेक्शन में एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाद में आएगा, वो है उसका प्रेग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जो कि एल्डिहाइड बना देगा। इसमें बात करते हैं, पहले ये वाला अल्कोहल से हमने प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन में, नेक्स्ट है बाय फ्री रेडिकल। इसे बताने से पहले मैं बता दूं, जो हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होता है फ्री रेडिकल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। इसे बताने से पहले मैं पहले ये बता दूं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और तीसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इन तीनों में अंतर क्या होता है? ये तीनों होते क्या हैं? इन्हीं से ही चलती हैं रिएक्शन। ठीक है, ये तीनों होते क्या हैं? फ्री रेडिकल की बात करते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फिजन कितने टाइप्स के होते हैं। फिजन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजन, मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ समथिंग, टूटना। यहाँ पे किस चीज का फिजन हो रहा है? बॉन्ड का। बॉन्ड का फिजन। बॉन्ड कितने तरीके से टूटता है? ठीक है, सबसे पहला होता है होमोलिटिक फिजन, दूसरा होता है हेट्रोलिटिक फिजन। शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। देखो क्लोरीन क्लोरीन है, इसके बीच में बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सनलाइट दी, सपोज करो ये दोनों क्लोरीन, सपोज क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। सपोज करो कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है अपना अपना लेके भाग लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लिया, लेके भाग गए। दूसरी तरफ यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन है, किसी इन्फ्लुएंस के अंडर आके, मान लो आपने कोई सॉल्वेंट और डाल दिया साथ में, तो हुआ क्या, ये बॉन्ड पोलराइज हो गया और एक तरफ आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए। आप कह सकते हो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया और उस पर कमी हो गई, तो Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गए। एक एनायन बन गया और दूसरा क्या बन गया? कैटायन बन गया। आप कह सकते हो जिसके पास फालतू था वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल, और जिसके पास कमी हो गई उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर टूट गए, बॉन्ड का फिजन हुआ, बराबर हुआ। आधा इलेक्ट्रॉन इधर गया, आधा इलेक्ट्रॉन उधर गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा ना, इसने पूरी तरीके से एक्सेप्ट करा ना, पूरी तरीके से ये दे पाया, बीच में अटक गया है। इसलिए बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ये बेचारा कहीं का नहीं रहा, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिस भी रिएक्शन में जाता है चीथड़े मचा देता है, रिएक्शन ही बेकार हो जाती है वो। ये फ्री रेडिकल आतंकवादी एक तरीके का। क्या है ये? आतंकवादी से आप कह सकते हो, बहुत आराम से आप इसे आतंकवादी कह ही सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, ये जहां जाता है बर्बाद कर देता है रिएक्शन को।
ये ऐसी तैसी मार देता है रिएक्शन की। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है, इस रिएक्शन की पहचान है क्या कि यहाँ पे सनलाइट यूज होती है। क्या यूज होती है यहाँ पे? सनलाइट यूज होती है, या आप कह सकते हो हीट, या आप कह सकते हो यूवी लाइट। जो भी ऐसे निशान आपको दिख जाए कि रिएक्शन में दे रखे हैं तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे आतंकवादी आ गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो मिलता है उस पर अटैक मार देते हैं, ये कुछ नहीं छोड़ते। इनकी यील्ड इतनी बेकार होती है प्रोडक्ट की, बहुत बेकार, वेरी पुअर, तो इसलिए प्रेफर नहीं करते इसको। ठीक है, वेरी पुअर यील्ड होती है। दूसरी तरफ बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की। यहाँ पे बॉन्ड टूटा लेकिन बराबर नहीं टूटा, किसी ने ज्यादा ले लिया इलेक्ट्रॉन, किसी कम ले लिया, तो हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का जन्म हुआ, इनकी बर्थ हुई। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग। आप कह सकते हो पॉजिटिव लविंग, और उधर कह सकते हो आप नेगेटिव लविंग, राइट। इसको नेगेटिव से प्यार है, इसको पॉजिटिव से प्यार है। न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव से प्यार होता है और इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव से प्यार होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिसको नेगेटिव से प्यार है वो अटैक किस पे मारता है? इलेक्ट्रॉन पे। किस पे अटैक मारता है? इलेक्ट्रॉन पे। अटैक करेगा किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। कमी है ना भाई, जब उसके पास कमी है तो वो अटैक किस पे करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपने देखा होगा बेंजीन को, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये चक्रा काय का है? ये चक्रा उसका है, इलेक्ट्रॉन का। किसका चक्रा है? इलेक्ट्रॉन का। रिंग देख रहे हो ना, ये क्या दिखा रहा है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन इसके अंदर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर घूमते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर घूम रहे हैं, इसी की वजह से बेंजीन एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के लिए। कैसे एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल के बिहाफ पे एक्ट करता है, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इस पे हमेशा कौन अटैक मारेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक मारेगा? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं मारता। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा? रिपल्शन होगा वहां पे। क्या होगा वहां पे? रिपल्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स काफी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन फालतू घूम रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में बेंजीन वाली रिएक्शंस में कुछ नहीं होता, सिंपल अटैक होता है। ठीक है, और वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी नहीं होती, ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती हैं। बेंजीन के केस में ये रिएक्शंस कम पाई जाती हैं, न्यूक्लियोफाइल वाली नहीं पाई जाती, बहुत मुश्किल से, और इलेक्ट्रोफाइल वाली तुरंत। ठीक है, तो ये समझना आपका जरूरी था, क्योंकि ये आपके आगे के चैप्टर्स का बेसिक है, जो आपके हर चैप्टर में काम आएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब यही पढ़ोगे आप। और है ही क्या इसके अंदर? कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहला हमने पढ़ा अल्कोहल से बना लिया, प्रिपेयर कर लिया। दूसरा हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में बता चुका हूँ, उल्टा सीधा आतंकवादी हैं ये तो फ्री रेडिकल वाले, ये तो उल्टा सीधा अटैक मारेंगे। देखो, रिएक्शन में आपको जब भी आप बुक खोलोगे या कोई किसी ने लिखवाया होगा, किसी ने भी, तो वो सिंपल दो ही प्रोडक्ट लिखवाएगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बता देगा कि कहाँ कहाँ अटैक हो सकता है। देखो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। कैसे पता लगा? ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 1 डिग्री, ये दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 2 डिग्री, ये दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 2 डिग्री, एक से है तो 1 डिग्री। तो फ्री रेडिकल या तो 1 डिग्री पे मारेगा या 2 डिग्री पे मारेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, मान लो आपने ले लिया Cl2 और इसके साथ क्या ले ली? सन रेज, यूवी रेज, कुछ भी ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे Cl अटैक मारेगा 1 डिग्री पे और एक बार अटैक मारेगा 2 डिग्री पे। प्रेफर उसको करेंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको पता है 2 डिग्री ही स्टेबल होता है, इसको प्रेफर करेंगे। बट ये जो प्रोडक्ट बने इनकी यील्ड बहुत बेकार है। क्यों? इनकी यील्ड इसलिए बेकार है क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है भाया। फ्री रेडिकल क्या करेगा? एक आतंकवादी है, यहाँ पे ये जनरेट हो रहे हैं क्लोरीन के फ्री रेडिकल। ये क्या करेंगे? ये हर बॉन्ड को अटैक मारेंगे, हर बॉन्ड को। ये इस बॉन्ड को भी तोड़ डालेंगे, इसको भी तोड़ डालेंगे, इसको भी तोड़ डालेंगे, सब कुछ बनेगा इसके अंदर जो बन सकता है, सब कुछ। 4 कार्बन के साथ भी क्लोरीन जुड़ेगा, 3 के साथ भी जुड़ेगा, 2 के साथ भी जुड़ेगा, 1 के साथ भी जुड़ेगा, सबके साथ जुड़ेगा, और जितने चाहे उतने क्लोरीन जुड़ जाएंगे। इतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी,
फाई फाई चलेगी, इसलिए रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसकी यील्ड बहुत बेकार है, जो आपको चाहिए वो नहीं बनेगा, कुछ भी बन जाएगा, ठीक है, इसकी अमाउंट बहुत कम बनेगा। सेकंड, इसके फ्री रेडिकल हो गए, इसके बाद बात करते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को रिप्लेस कर देना, डिस्प्लेस कर देना। इलेक्ट्रोफाइल जाके डिस्प्लेस करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को जाके डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी प्लेस ले रहा है, उसकी पोजीशन ले रहा है। वेरी इजी, आपको पता है ना, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो अटैक काय पे करेगा, बेंजीन पे ज़्यादा प्रेफर करता है वो, क्योंकि बेंजीन के पास ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ भी ले लिया, हेलोजन Cl2 ले लिया मान लो, और आपने डाल दिया आयरन। क्या डाल दिया? आयरन। एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है रिएक्शन कराने के लिए, गैस है वही क्लोरीन। तो हमने यहाँ रिएक्शन ली डार्क में। डार्क में क्यों ली? लाइट आ गई तो क्लोरीन टूटेगा और टूटने के साथ ही फ्री रेडिकल बनेगा और रिएक्शन कुछ से कुछ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने डार्क में ली रिएक्शन, और होगा क्या, देखो यहाँ पे CH3 जिस पोजीशन पे है, आपको ये समझना जरूरी है, जब तक एक ग्रुप नहीं लगा होगा तब तक आप ऑर्थो मेटा पैरा दूसरे ग्रुप की पोजीशन की जो वो है, दूसरे ग्रुप की पोजीशन आप नहीं बता सकते जब तक एक ग्रुप पहले से ही नहीं होगा। मान लो एक ग्रुप नहीं है तो ना यहाँ पे ऑर्थो है कुछ, ना यहाँ पे पैरा है, ना यहाँ पे मेटा है। अगर एक ग्रुप है तो इसके हिसाब से इसका पड़ोसी कहलाएगा ऑर्थो। क्या कहलाएगा? ऑर्थो। दो पड़ोसी है ना, तो ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा, ठीक है। एक ग्रुप है तभी ये पोजीशन है, अदरवाइज नहीं। सेकंड ग्रुप की पोजीशन को बताने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड ग्रुप कहाँ अटैक मारेगा? ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, ठीक है। CH3 ये है तो वो अटैक मारना प्रेफर करेगा कौन से पे? ऑर्थो पे या पैरा पे। क्यों? ऑर्थो और पैरा ही क्यों पसंद आते हैं उसको? ऑर्थो और पैरा इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि यहाँ पे जब आप रेजोनेंस करोगे, इसमें जो लोन पेयर घूमेगा या कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो कहाँ जाता है? मेजरली ऑर्थो या पैरा पे जाता है रेजोनेंस के टाइम। ये हम अभी रुक के पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये समझो यहाँ पे जो अटैक होगा कहाँ होगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। और पैरा को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि पैरा में सिमेट्री अच्छी होती है। देखो प्लेन काटो, नहीं, यहाँ पे काटो तो सिमेट्री बैठेगी। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट पोजीशन है, ठीक है। सिमेट्री अच्छी होती है पैरा में, इसलिए पैरा को अच्छा मानते हैं। तो ये क्या हो गया? पैरा क्लोरो टोलुइन। पैरा क्लोरो टोलुइन, ये हो गया ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। टोलुइन किसे कहते हैं? टोलुइन उस बेंजीन को कहते हैं जिससे CH3 जुड़ा होता है, उसको टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलुइन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। प्रेफर किसे करते हैं? पैराक्लोरो वाले को प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको भरपूर मिलेंगी, भरपूर, हर चैप्टर में आपको मिलेगी, और सब में यही कॉन्सेप्ट है, एक जाएगा ऑर्थो पे, एक जाएगा पैरा पे, ठीक है। ये समझना यहाँ पे जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। मान लो इसकी जगह कोई और सा ग्रुप होता तब भी यही होता, बस कैटलिस्ट चेंज हो जाता, ठीक है। होता यही, ऑर्थो पे जाता और पैरा पे जाता। अगर मान लो इसकी जगह कोई और सा ग्रुप होता, OCH3 होता, तब भी यही होता, और बस अंतर इतना होता कैटलिस्ट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता, बनता वही ऑर्थो और पैरा। सब में सेम हो रहा है। क्या? एक इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक मार रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है भाई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, भरपूर है, बेंजीन है, बेंजीन, और ऊपर से यहाँ पे डोनेटिंग है सारे के सारे। जो यहाँ पे ग्रुप जुड़ा है अगर डोनेटिंग है तो यहाँ पे तो मजा ही मजा है, यहाँ पे खूब इलेक्ट्रॉन आएगा। और रेजोनेंस के दौरान कहाँ कहाँ आता है इलेक्ट्रॉन? ऑर्थो और पैरा पे ही दिखेगा आपको रेजोनेंस के टाइम। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ग्रुप, उनका जो रेजोनेंस के टाइम इलेक्ट्रॉन आता है वो आता है ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सारे जो कंपाउंड्स मिलेंगे वही मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो कायम होते हैं बेंजीन में ही होते हैं। हर चैप्टर में है ऑर्गेनिक के, और आपको हर जगह मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी बात करते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा कि ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा क्या हुआ वाले ऑर्थो पैरा। देखो इधर देखो, एक रेजोनेंस समझो तो समझ में आएगा। रेजोनेंस कैसे होता है? जैसे यहाँ पे देखो आपके पास लोन पेयर है, ठीक है। ये लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा इस बेंजीन के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये भी चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना इसे दिक्कत होगी।
क्लोरीन को पसंद नहीं उसकी खोपड़ी पे इलेक्ट्रॉन बैठे, क्यों? किसी ग्रुप को पसंद नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी उतना बढ़िया है, ठीक है, जितनी कम होगी उतना बढ़िया है। तो इसको कम करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे चला देता है, जा आगे जाता है तो होता क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? एक बॉन्ड। जब एक बॉन्ड बनता है तो उसके अगला बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, अगला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन अनस्टेबल हो गया। 5 बॉन्ड देखें किसी कार्बन के, तो यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये बॉन्ड टूटता है और ये अपना चार्ज अगले कार्बन को दे देता है, अपना इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि लेने वाला नेगेटिव होता है और दानी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसने दिया था पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और अगला इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे आ जाएगा। वेरी इजी पीजी इट इज। आपको बस थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। ये आ गया, इसके बाद ये फिर आगे जाएगा, ये फिर टूट जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक है, ये आपको हर चैप्टर में काम आएगा, हर चैप्टर में, और ये बहुत 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 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये रिंग थी, घूम गई, देखो एक बॉन्ड आगे आ गए, आ गए, हुआ क्या? रोटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखो डबल बॉन्ड में पहले पाई का मतलब समझो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग हो रही है किस तरीके से हो रही है, देखो एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल। कार्बन का जो पी ऑर्बिटल होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है। कैसे करता है? हेड टू हेड। और जो पी होता है, पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। जो पी होता है वो डबल तरीके से करता है ओवरलैपिंग, एक तो करता है हेड टू हेड और एक करता है साइडवेज। कैसे करता है? साइडवेज ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? इस तरीके से, ठीक है। एक होती है हेड टू हेड, कैसे होती है? हेड टू हेड, इस तरीके से, सामने आमने सामने। जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उससे जो बॉन्ड बनता है उससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है उससे बनता है पाई बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड बनता है उसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। एक डबल बॉन्ड के अंदर एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा ही मिलेगा खाली, और कोई सा नहीं मिलेगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड देखोगे तो एक सिग्मा और 2 पाई यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो आप 3 डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड्स तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? 3 पाई बॉन्ड्स हैं। वो 3 पाई बॉन्ड्स नीचे अंदर क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंदर रोटेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसको? रिंग। अंदर क्या बनाते हैं? हमेशा ऐसे करके रिंग बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स का रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स काफी सारे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करना चाहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस के दौरान ये क्या बन गया? रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बन गए। रेजोनेंस के दौरान कहाँ कहाँ आया? देखो ये ग्रुप यहाँ था तो ये ऑर्थो पोजीशन है, फिर ये मेटा है, ये पैरा है। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे आया, फिर उसके बाद मेटा पे नहीं आया, पैरा पे आया। कहाँ आया? पैरा पे। फिर वापस से लौट के ऑर्थो पे आया, फिर ग्रुप पे चला गया। तो ऑर्थो और पैरा पे ही आया, इसी को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लोरीन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका लोन पेयर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही आया और कहीं नहीं आया। समझ में आया? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आया, तो कहने का मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारता है ऑर्थो और पैरा पे। कहाँ अटैक मारता है? ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है और उसे वही चाहिए, तो वो वहीं अटैक मारता है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। एक एक बार अलग अलग मारेगा, दोनों बार एक दोनों पोजीशन पे एक साथ अटैक नहीं मारता। वो तब मारता है जब आप ज्यादा ले लो। जैसे मान लो आपने कोई चीज डाइल्यूट ली थी, डाइल्यूट ली तो मतलब हल्की फुल्की लिया, आपने पानी ज्यादा लिया है, तो उस केस में वो एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, माइल्ड रिएक्शन चलेगी। लेकिन अगर आपने ले लिया कंसंट्रेटेड तो क्या होगा? तीनों पे एक साथ अटैक मार देगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे एक साथ। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको हर चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मिलेगी, वो ये है जो मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। कुछ नहीं है सैंडमेयर रिएक्शन।
सैंडवियर रिएक्शन भी आप पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे? जब आप डायज़ोटाइजेशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? डायज़ोटाइजेशन, 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 वेरी इंपॉर्टेंट। डायज़ो, यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो डायज़ो कंपाउंड बनता है। एज़ो किसे कहते हैं? नाइट्रोजन। यहाँ पे N2 वाला सॉल्ट बने तो इसको बोलते हैं डायज़ो। क्या बोलते हैं? डायज़ो। डाई मतलब दो, एज़ो मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है डायज़ो कंपाउंड बनता है। देखो यहाँ पे जो यूज होगा सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl यूज होगा, जिससे होगा क्या? HNO2 निकल जाएंगे और NaCl अलग निकल जाएगा। तो HNO2 इन द रिएक्शन बन गया, रिएक्शन के दौरान बन गया, इन सिटू बना, हाथों हाथ HNO2 बन गया। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। यही है जो रिएक्शन करवाता है, नाइट्रस एसिड। ये रिएक्शन चलती तब है जब आप टेम्परेचर दो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो 273 से ऐड करके। तो 273 से 278 केल्विन आप कह सकते हो। तो इसके बीच में ही रिएक्शन होती है। नाइट्रस एसिड यहाँ पे बनता है, इन सिटू बनता है, हाथों हाथ बनता है, और इसकी वजह से यहाँ रिएक्शन होगी। बनेगा क्या? यहाँ पे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl। Cl क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे टैकिस का है, तो N2Cl बनेगा। इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बाद आपकी इच्छा, आप कुछ भी बनाओ। कहने का मतलब सैंडवियर के अंदर तो फिक्स है, क्या बनेगा? हेलोजन बनेगा। क्या बनेगा? हेलोजन। N2Cl की जगह क्या लग जाएगा? X, हेलोजन। कोई सा भी हो सकता है, इसकी जगह क्लोरीन या ब्रोमीन, आपके ऊपर है। आप इसमें क्या डाल रहे हो? कॉपर का क्लोराइड डाल लो या कॉपर का ब्रोमाइड डाल लो, इट्स योर चॉइस। कुछ भी डाल सकते हो, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड। क्लोराइड डालोगे तो क्लोराइड जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, और ब्रोमाइड डालोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। बनेंगे ये दोनों ही। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 रिएक्शंस हैं जो फिक्स हैं पूरी ऑर्गेनिक में, तो आपको ये ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, एक ये है डायस्टाइजेशन रिएक्शन, जो सैंडवियर ने इसके लिए दी थी। किसके लिए दी थी? हेलो बेंजीन के लिए। किसके लिए दी थी? हेलो बेंजीन या हेलो एरीन, आप कुछ भी कह सकते हो। इसके लिए सैंडवियर ने ये रिएक्शन दी थी। लेकिन ये रिएक्शन देखा जाए तो पूरी ऑर्गेनिक का मतलब इकलौती रिएक्शन है। डायस्टाइजेशन रिएक्शन आपको सब जगह मिलेगी। ये कहाँ काम आती है बता दूं, ये काम आती है, देखो बेंजीन के ऊपर जब भी NH2 लगाओ उसको बोलते हैं एनिलीन। जब भी आपको इस बॉन्ड की जगह कुछ और लगाना है, NH2 की जगह कुछ और लगाना है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है और इसकी जगह कुछ और लगाना है, एनीथिंग एनीथिंग। कहने का मतलब आप इसे हटाना भी चाहते हो तब भी, या आप इसकी जगह OH लगाना चाहते हो तब भी, X लगाना चाहते हो या बिल्कुल हटाना चाहते हो तब भी, कुछ भी लगाना है तो आपको पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा? सॉल्ट। क्या बनाना पड़ेगा? सॉल्ट। पहले आपको इसका डायस्टाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका? डायस्टाइजेशन। NaNO2 प्लस HCl डाल दो, या डायरेक्टली आप HNO2 डाल दो। क्या डाल दो? HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ये डालोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। उसके बाद आप जो चाहें डाल दो, जो आपकी इच्छा करे, जो आपको बनाना है। अगर आपको OH बनाना है तो OH के हिसाब से, अगर आपको बिल्कुल गायब करना है तो उसके हिसाब से जो डालोगे वो बन जाएगा। ठीक है, डिपेंड ऑन योर रिएजेंट। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको एनिलीन से कुछ बनाने को